नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका साल के पहले इकोनॉमिकम में। नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं इकोनॉमिकम के सभी दर्शकों को। मेरे साथ स्टूडियो में अर्थात की नई किस्त के साथ मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी भी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। इकोनॉमिकम में आगे बढ़े उससे पहले आपको बताते हैं आज कौन कौन से चरण होंगे हमारे इस कार्यक्रम में। महीने का पहला इकोनॉमिकम भी यही है, तो शुरुआत होगी अर्थात की किस्त से। अर्थात में इस बार जो विषय है बेहद गंभीर है, आपसे जुड़ा है, मुझसे जुड़ा है, देश से जुड़ा है, सरकार से जुड़ा है, राज्य सरकार से जुड़ा है। विषय क्या है मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद चर्चा, आपके सवाल जवाबों की। दो बेहद महत्वपूर्ण सवाल आए हैं जिनके जवाब अंशुमान जी से लेंगे। सवाल जवाब भी ना बहुत गौर से सुनने समझने वाले इसलिए होते हैं क्योंकि सवालों में भी कई बार किसी एक इकोनॉमिकम का या मनी सेंट्रल किसी एक स्टोरी का दरअसल जीस्ट होता है। इसलिए हम दो सबसे महत्वपूर्ण सवालों को अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। उसके आगे बढ़ेंगे तो होगी बात इनकम की। इनकम की बात भी आज बेहद खास है क्योंकि पूरे साल का सवाल है, तो इनकम की बात भी आप आज ध्यान से सुनिएगा। और चलते चलते एक किताब के बारे में अंशुमान जी बताएंगे। आज उन्होंने कहा कि मैं एक किताब बताऊंगा अपने दर्शकों को, अपने फॉलोअर को, जो वो पढ़ सकते हैं, जिससे उनकी समझ सोच विकसित होगी। अब बात की आज अर्थात का विषय क्या है, तो आज अर्थात का जो विषय है वो है कर्ज। कर्ज पर आपने बहुत सारी सुर्खियां हाल फिलहाल में देखी होंगी। अनसिक्योर्ड लोन पर देखी होंगी, आरबीआई की तरफ से देखी होंगी, बैंकों की तरफ से देखी होंगी, सरकार की तरफ से देखी होंगी। लेकिन क्या आईएमएफ की कोई चेतावनी आपने सुनी? आईएमएफ ने यह बताया कि भारत की सरकार पर, भारत पर सॉवरेन कर्ज जो है वो जीडीपी के 100% के बराबर पहुंच गया है। इसमें आपका हमारा कर्ज शामिल नहीं है, सरकारों का कर्ज शामिल है। यानी कि अगर हमारा आपका कर्ज बढ़ जाए तो ये तो आंकड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो आज इस कर्ज पर चर्चा करेंगे कि कितना कर्ज है, इस कर्ज के जोखिम क्या हैं, ये कर्ज बढ़ा क्यों, इस कर्ज को उतारा कैसे जाएगा और ये आपकी और हमारी माली हालत पर कैसे असर करेगा। यहां ये आज अर्थात के पूरे इसकी पृष्ठभूमि है अर्थात की। लेकिन अंशुमान जी, शुरुआत में आज याद कर रहे हैं अंबेडकर को। अंबेडकर को हम, बाबा साहब अंबेडकर को क्यों याद करते हैं? याद करते हैं ज़्यादातर संविधान के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कर्ज की बात और अंबेडकर को याद, ऐसा क्यों? तो ये अंशुमान जी से ही पूछते हैं, सर ऐसा क्यों? साल के पहले इकोनॉमिकम में आपका स्वागत है। अंबेडकर पर जाने से पहले जैसा हम आमतौर पर इकोनॉमिकम में करते हैं कि हम आपको उन संदर्भों से जोड़ते हैं जिन संदर्भों में ये चर्चा आपके लिए और हमारे लिए बेहद ज़रूरी है और पूरे साल के लिए ज़रूरी है। 3-4 बड़े संदर्भ हमारे सामने थे। पहला संदर्भ ये, पिछले साल अमेरिका में 2 बार अमेरिका की सरकार का शटडाउन हुआ। खबर आपने भी पढ़ी, सुर्खियां आपने भी सुनी, हमने भी मनी सेंट्रल और बाकी जगह कार्यक्रमों में किया। अमेरिका की सरकार की कर्ज की सीमा पार हो गई। अमेरिका में कामकाज बंद होने की स्थिति आ गई, खर्चे रुकने की नौबत आ गई। सरकार और विपक्ष को हडल बनाना पड़ा, बैठना पड़ा, व्हाइट हाउस को समझाना पड़ा और अंततः ये संकट टला। साल में 2 बार ऐसा हुआ। इसके तत्काल बाद इस साल दिसंबर में आईएमएफ ने भारत को चेतावनी दी। इससे पहले भी दी थी, पर इस बार चेतावनी बड़ी खुलकर दी कि भारत सरकार का कर्ज, भारत में सरकारों का कर्ज जीडीपी के बराबर हो रहा है, जीडीपी से बड़ा हो रहा है। तीसरी खबर ये आई कि भारत सरकार का इस साल की जो ब्याज की देनदारी है वो उसके रेवेन्यूज़ का लगभग 47 से 48% हिस्सा ले जाएगी। यानी सरकार जितना टैक्स ले रही है उसका 46 से 48% हिस्सा केवल ब्याज देने में चला जाएगा। ये 3 सुर्खियाँ आई थी। इन 3 सुर्खियों के संदर्भ में भारत के भीतर और इसके अलावा कर्ज के बारे में कुछ और भी बड़ी चर्चाएं हुई। जो शुभम ने बताया कि रिजर्व बैंक को अचानक अक्टूबर में सपना आया, टूटा, नींद टूटी, अरे देश में इतना सारा कर्ज बांट दिया, 50 लाख करोड़ का कर्ज बांट दिया गया है केवल अनसिक्योर्ड लोन, इसे बंद कराया जाए। और उसके बाद फिर भारत में कर्ज की पूरी गाड़ी दूसरी तरफ चली, वो भी हम आपको बताते रहे। इन सारी चीज़ों के बीच अगर आप पिछले साल का कि अंत तक भारत के वित्तीय व्यवस्था में टॉप ऑफ द लाइन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी सुर्खी अगर माने तो वो डेट है, कर्ज। चाहे वो कर्ज सरकार का हो, चाहे वो कर्ज आपकी हमारी बैलेंस शीट में हो, हमारे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन का कर्ज हो, या वो कर्ज जो विदेश से भी लिया गया, वो भी चर्चा में कई अलग अलग तरीके से आया क्योंकि साल भारत सरकार बॉन्ड मार्केट में अपने बॉन्ड बेचने भी जा रही है। तो कर्ज कई मायनों में, और पिछले साल G20 की बैठक के संदर्भ में भी कर्ज पूरी वित्तीय चिंताओं का, वित्तीय व्यवस्थाओं के केंद्र में था। तो हमारे लिए ज़रूरी था कि हम इस साल की शुरुआत इसके साथ करें। अब हम अम्बेडकर पर आते हैं। अम्बेडकर को याद करना है, डॉक्टर अम्बेडकर को याद करना क्यों ज़रूरी है इस समय? वैसे डॉक्टर अम्बेडकर को याद करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं लेकिन ये उनको याद करने का सबसे मौजूद वक्त है। आप कहेंगे कि जनवरी का महीना है, गणतंत्र का दिवस का महीना है, संविधान का महीना है। हाँ, एक तर्क भी हो सकता है कि उनको संविधान के
मंथ में या संविधान के महीने में याद किया जाए। लेकिन एक दूसरी वजह भी है अंबेडकर को याद करने की कि इसी महीने सरकार का बजट भी तैयार हो जाता है। इस महीने के अंत तक बजट तैयार हो जाएगा, फरवरी की शुरुआत में अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। हर साल मुख्य बजट के तौर पर पेश किया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय डॉक्टर अंबेडकर को याद करना इसलिए ज़रूरी है और हमारे लिए चौंकाने वाली बात है और सरकारों के लिए भी सरकारों को भी ये याद दिलाना ज़रूरी है कि हम इस समय उनको इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि अभी दिसंबर के अंत में IMF ने सरकार को ये चेतावनी भेजी कि भारत सरकार का कर्ज, सरकारों का, केंद्र और राज्य सरकारों का कर्ज भारत के GDP के बराबर होने वाला है और ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए चरम खतरे का बिंदु है। क्यों है हम आपको बताएंगे विस्तार से, क्योंकि ये खतरा कितना बड़ा है और हम बाकी दुनिया के देशों की तुलना में ज़्यादा गहरे खतरे में क्यों दिख रहे हैं, इस रोशनी में ये भी समझना ज़रूरी है। ये आप कहेंगे कि अंबेडकर का इससे क्या रिश्ता है? दरअसल ये नौबत इसलिए आई कि अंबेडकर की बात नहीं मानी गई। और वो क्या बात थी? जब अगस्त 1949 में संविधान सभा में बहस चल रही थी और चर्चा चल रही थी, तब एक अनुच्छेद पर चर्चा हुई। वह अनुच्छेद उस समय पहले 268 था, वह अनुच्छेद 292 हो गया बाद में संविधान में। उस पर चर्चा चल रही थी और उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि किसी भी स्थिति में किसी भी सरकार को मनचाहे ढंग से कर्ज उठाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सरकारों को ये खुली छूट कभी नहीं दी जानी चाहिए। दूरदर्शिता इसी को आप कह सकते हैं। यही प्रैग्मेटिज्म होता है जो भविष्य को देखने वाले नेता होते हैं। उनका कहना था सरकारों को किसी भी स्तर पर यह छूट नहीं मिलनी चाहिए कि जब वो जितना चाहें उतना कर्ज उठा लें। उन संसद को कानून बनाकर उनके कर्ज की एक सीमा तय करनी चाहिए और यदि उनको कर्ज बढ़ाना है तो उन्हें संसद के पास वापस आना चाहिए, संसद के सामने सफाई देनी चाहिए, पूछना चाहिए और उसके बाद उन्हें कर्ज उठाने की या कर्ज लेने की छूट मिलनी चाहिए। अब अगर ऐसा होता तो अमेरिका जैसी स्थिति भारत में भी होती। भारत की सरकार भी संसद के सामने आती, जैसे अमेरिका ने कि सरकार संसद के सामने गई, हाउस और सीनेट को कॉन्फिडेंस में लिया, उन्हें कारण बताए, खर्चों में कमी का तर्क दिया, ये भी बताया कि इतना कर्ज लेना क्यों जरूरी था और तमाम तरीके की पाबंदियां सरकार के खर्चों पर लगाई गई। उसके बाद 3 महीने की मंजूरी मिली, केवल 3 महीने बाद दोबारा फिर वही पूरी प्रक्रिया अपनाई गई। वही हुआ। अंबेडकर ये चाहते थे कि सरकारों को मुफ्त को खुले हाथ से कर्ज लेने की छूट ना दी जाए। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि सरकारें कर्ज लेंगी कहाँ से? सरकारें कर्ज तो हमारी आपकी बचत से ही लेती। तो हम भारत के आम लोग जितनी बचत करके सरकार के अपने बैंकों में रखते हैं वो बैंक सरकारों को कर्ज के तौर पर दे देते हैं। सरकारें उसके बदले हमें क्या देती हैं, एक अलग बहस का विषय है, क्योंकि उसमें बहुत सारा ऐसा खर्च है जिस खर्च का बड़ा हिस्सा तो पुराने कर्ज को चुकाने में चला जाता है। जैसे आज देखिए, इस साल सरकार जितना टैक्स उठाएगी उसका 46% पुराने कर्ज का ब्याज देने में दे देगी। तो इस कर्ज का हमारे लिए कितना लाभ होता है, फायदा होता है, ये बहस का भी विषय है और इसके बहुत सारे और भी आयाम हैं। लेकिन अब जबकि भारत दुनिया के उन खास खतरे वाले मुल्कों में शामिल हो गया है जहां भारत सरकार का, केंद्र और राज्य सरकारों का कर्ज GDP के बराबर पहुंच रहा है, तो अंबेडकर की ये चेतावनी हमें इतने साल बाद याद आ रही है कि काश अगर उस समय कानून होता तो कम से कम हम पूछ तो पाते अपनी सरकार से कितना कर्ज लिया क्यों और वो गया कहाँ। सर, अब सबसे पहले तो यही समझें कि ये कर्ज आखिर जिसकी चिंता होने लगी, ये गठरी भारी कितनी है कर्ज की? दरअसल ये बात IMF ने पहली बार नहीं कही। IMF ने ये बात इससे पहले 2 साल पहले अपनी पहली रिपोर्ट में भी चेतावनी के तौर पर कही थी और जो लोग हमें इकोनॉमिकम को और मनी 9 को फॉलो कर रहे हैं, हमने इस पर उस दौरान भी आप विस्तार से बताया था कि ये चेतावनी क्या है और उस समय क्या आई थी। लेकिन तब से 2 साल बीत गए, सरकार की तरफ से ना तो कोई प्रतिक्रिया हुई ना कोई बदलाव हुआ और इस बार जो आई वो ज़्यादा खरी और सीधी चेतावनी थी। ये जब पिछली बार चेतावनी आई थी तब श्रीलंका में कर्ज संकट का दौर था। उस समय दुनिया की निगाह में श्रीलंका की क्राइसिस दिखाई दे रही थी। उसी समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बताया था कि भारत का कुल पब्लिक डेट यानी सार्वजनिक कर्ज, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों और सरकारी कंपनियों का कर्ज भी शामिल कर लें, GDP के बराबर पहुंचने वाला है। ये बात 2 साल पहले की स्थिति थी, यानी GDP के अनुपात में 100%। अब ये कर्ज की गठरी समझिए कितनी भारी है। यानी भारत के सार्वजनिक कर्ज का मूल्य जितना है उतना ही भारत की पूरी अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन है। भारत की पूरी अर्थव्यवस्था जितना उत्पादन करती है उसका जितना मूल्य है उतना कर्ज भारत की 22-23 सरकारों, कुछ 100-200 कंपनियों और केंद्र सरकार ने ले रखा है, बल्कि उससे ज़्यादा कर्ज ले रखा है। विश्व बैंक और IMF इस मामले में एक पैमाना तय करता है। उस पैमाने के आधार पर किसी भी देश के पब्लिक डेट का अधिकतम स्तर उसके GDP के 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी उसका GDP अगर
100 रुपये है, तो सरकारों का कर्ज पब्लिक डेट 60 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक आदर्श परिस्थिति है। इससे ऊपर जाने पर खतरे के अलार्म या खतरे के बिंदु बजना शुरू हो जाते हैं। इससे ऊपर जाने से खतरे बढ़ते चले जाते हैं। अक्टूबर 2023 में जो रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट के बाद ये चर्चा फिर से सामने आई, निकल कर आई, तब तक भारत के सरकार के कर्ज के हालात और ज़्यादा भयावह हो गए थे। 2022 की तुलना में, 2021 की तुलना में स्थितियां और ज़्यादा जटिल हो गई थी। अब भारत दुनिया के उन खास देशों का हिस्सा है जिनको आप संकटग्रस्त देश कह सकते हैं, उस समूह का हिस्सा है जिनका कुल पब्लिक डेट उनके जीडीपी के बराबर है या उससे ज़्यादा है, 100% बराबर है, उनके बराबर है। इन 20 देशों में कौन कौन से देश, उनके नाम सुनिए। वेनेजुएला, इटली, पोर्चुगाल और ग्रीस, ये सारी बीमार अर्थव्यवस्थाएं हैं। ग्रीस डिफ़ॉल्ट हो चुका है, पोर्चुगाल क्राइसिस में है, इटली 2008-9 के क्राइसिस में बुरी तरह घायल देश था, और वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था तो खैर क्राइसिस और संकट में बराबर चल रही है। इसके अलावा इसमें मोजाम्बिक, भूटान और सूडान जैसी छोटी अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनकी अर्थव्यवस्थाएं बहुत सीमित संसाधनों पर चलती हैं। हम अब वहाँ खड़े हैं जहाँ आप भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारत के सरकार के कर्ज को इन संकटग्रस्त देशों की अर्थव्यवस्थाओं के कतार में भी देख सकते हैं और छोटे मुल्कों के साथ भी तुलना कर सकते हैं। तो ये है भारत के कर्ज की मौजूदा गठरी। सर, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो स्थिति है वो बिगड़ी कोविड के बाद? क्योंकि कोविड से पहले कर्ज शायद इतना ज़्यादा नहीं था। कोविड में राजस्व के सारे साधन बंद हो गए थे, खर्चे चल ही रहे थे, बल्कि स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ी थी। तो क्या कोविड का बड़ा योगदान है इस कर्ज में? सरकार की तरफ से यही तर्क दिया गया। जब आईएमएफ की तरफ से ये बात कही गई और इस पर सवाल पूछे गए, तो सरकार की तरफ से कहा गया कि कोविड के कारण भारत सरकार पर कर्ज बढ़ा, और कोविड के कारण सरकार ने जो बारोइंग की या कर्ज लिए, उसके कारण कर्ज का बोझ इतना ज़्यादा बढ़ा। पर यह अर्धसत्य है। सच्चाई ये है कि सरकार की कोविड से पहले जो आर्थिक समीक्षा आई थी और उस दौरान जो आर्थिक समीक्षा आई थी, उसमें सरकार ने खुद ये बात बताई थी। ये ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके की चर्चाएं कर्ज को लेकर होती हैं आमतौर पर, वो तथ्य और वास्तविकताओं के साथ बहुत तालमेल नहीं करती। अपनी आर्थिक समीक्षा में सरकार ने कहा था कि केंद्र के कर्ज और जीडीपी का अनुपात 2016 के बाद से बिगड़ना शुरू हुआ। तब तक कोविड कहीं नहीं था। कोविड तो 19-20-21 में आया। 2016 में पहली बार ये संतुलन टूटा। पहली बार सरकार ने इतना कर्ज लेना शुरू किया 2016 के बाद। उससे भारत के जीडीपी या इकोनॉमी में क्या डेवलपमेंट और ग्रोथ आई, इसको नापना हमारे पास अभी इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं है, ना सरकार ने बताया। लेकिन 2016 में ये अनुपात 45% था और 2020 में कोविड से पहले 60% हो गया। यानी सबसे तेज ग्रोथ हमने उस दौरान देखी जब भारत में कोविड नहीं था। भारत की अर्थव्यवस्था में विकास दर दिखाई दे रही थी। दूसरी बात, भारत के सार्वजनिक कर्ज का दूसरा हिस्सा भी सरकार की आर्थिक समीक्षा ने बताया। यह भी तथ्य जानना जरूरी है। 2016 में राज्यों के कर्ज का अनुपात जीडीपी के अनुपात में 25% था, वो 31% पहुंच गया। यानी राज्यों ने भी उतना ही ज़्यादा कर्ज बढ़ाया जितना केंद्र सरकार ने बढ़ाया। पूरे पब्लिक डेट में बढ़ोतरी हुई। तब कोई कोविड जैसे संकट की स्थिति नहीं थी। इसलिए कोविड के पहले तक, कोविड के आने तक अगर आप मान लें, तो भारत में केंद्र और राज्यों का कर्ज मिलाकर ऑलमोस्ट 70 से 75% ऊपर हो चुका था। 60% से ऊपर निकल चुका था, 70%। इसके बाद कोविड के कर्ज में बढ़ोतरी आना शुरू हुई, जो हमें दिखाई देता है। और अगर आज की परिस्थिति में जो भारत की पब्लिक सेक्टर कंपनियों का डेट देख लें या बाकी लोगों का डेट देख लें और प्राइवेट डेट देख लें, तो फिर तो ये जीडीपी से ऊपर और बड़ा हो चुका है। तो सारा कर्ज अगर पूरे सिस्टम का सरकारों के साथ जोड़ लें तो ये उससे बड़ा हो चुका है। सर, तो ये खतरा है कितना बड़ा भाई? जीडीपी के बराबर अगर कर्ज हो गया, ठीक है, एक साल में हम जितना कमाएंगे, उत्पादन करेंगे, वो कर्ज में चला जाएगा, ये बात समझ आती है। लेकिन ये खतरा फिर कितना बड़ा है? ये दरअसल शुभम, भारत में भारतीय लोगों की जो कर्ज साक्षरता है, डेट लिटरेसी बहुत सीमित है। और नहीं ऐसी ना हो तो भारत में लोग बचत से पहले क्रेडिट कार्ड पर कर्ज क्यों लेने लगे? क्योंकि तभी तो हमने देखा कि भारत में लोगों की इनकम नहीं बढ़ी और पिछले एक साल के दौरान लोगों ने क्रेडिट कार्ड पर और बाकी जगह पर्सनल लोन लेकर खर्च किया। तो वो जो डेट लिटरेसी है, कर्ज की साक्षरता, सामान्य स्तर पर हाउस होल्ड इकोनॉमी या परिवारों की अर्थव्यवस्था के स्तर पर ही सीमित है और राष्ट्रीय स्तर पर भी सीमित है। हमें अक्सर ये कहा जाता है कि कर्ज का मतलब विदेशी कर्ज ही सबसे बड़ा खतरा है, देश के कर्ज का तो कोई मतलब ही नहीं होता। पर आईएमएफ की समीक्षा ने बेहद गंभीर बात भारत के बारे में कही, जो आमतौर पर दुनिया की कई सारी अर्थव्यवस्थाओं में ऐसा नहीं होता है।
भारत का जोखिम भारत के घरेलू कर्ज से है, विस्फोटक जोखिम है भारत के लिए, क्योंकि भारत में विदेशी कर्ज नहीं है। आईएमएफ ने जो अपनी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दी, जिसका एक चैप्टर जिसके चैप्टर की चर्चा अक्टूबर में आई, उससे पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था में बैंकों और सरकार का एक नेक्सस काम कर रहा है, और इस नेक्सस के कारण डेट का ट्रैप बन रहा है। नेक्सस समझिए, सरकार अंधाधुंध खर्च करती है बड़ी स्कीमों के लिए। सरकार का एक हाथ राज्यों को सलाह देता है कि कम खर्च करें, और उसका दूसरा हाथ नए कर्ज लेने के लिए बाजार में पहुंच जाता है। हम आपको आगे बताएंगे कि सरकार ने कर्ज कैसे लिया और कहां लिया। लेकिन एक तरफ वो जब कर्ज लेने के लिए बाहर जाता है तो बैंकों से कहा जाता है कि सरकार के कर्ज कार्यक्रम को फिनांस करें, और बैंकों में जो हमारी आपकी बचत जमा होती है वो सरकार के बॉन्ड में, ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और उसका वो पैसा सरकार को मिल जाता है। इसके अलावा थोड़ा सरकार के कर्ज का हिस्सा हमारी छोटी बचतें हैं, स्मॉल सेविंग्स स्कीम है, डाकघर बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ऐसी बचतों में जो पैसा जमा होता है वो सरकार के पास पहुंचता है। पीपीएफ में जो पैसा जमा होता है वो पहुंचता है। आज इस समय स्थिति यह है कि भारत में बैंकों की जो टोटल डेट होल्डिंग है उसमें सरकारी कर्ज का हिस्सा 30% से ऊपर है। यानी बैंकों की जितनी डेट होल्डिंग, जितना कर्ज उन्होंने दे रखा है लोगों है, सरकार को जितना कर्ज दे रखा है, अपने पूरे कर्ज को दे रखा है, उसमें 30% हिस्सा भारत में सरकारों का है। और इस पैमाने पर भारत दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण देशों में है। इससे ज़्यादा खराब स्थिति घाना, इजिप्ट और पाकिस्तान की है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं बैंक होल्डिंग ऑफ सॉवरेन डेट का डेटा हमारे सामने जो उपलब्ध है, ये 2020 तक का है, ताज़ा डेटा इस अगले साल तक आएगा। आपने ये भी ये आंकड़ा सरकार की जो सिक्योरिटीज़ हैं, टोटल जो सिक्योरिटीज़ हैं बैंकों की, उनकी होल्डिंग क्या है, आईएमएफ की जो रिपोर्ट है, भारत तीसरे स्थान पे सबसे ज़्यादा स्थिति में है। ये भी अगर आप तीसरी ग्राफ भी देखें तो इस आंकड़े में भी आपको दिखाई देगा कि भारत के बैंकों की कैपिटल का कितना बड़ा हिस्सा सरकार को कर्ज देने में फंसा हुआ है। क्योंकि सरकारी बैंकों की मालिक है इसलिए, और सरकारों प्रतिभूतियों को सबसे सुरक्षित माना जाता है, इसलिए सरकार उससे कर्ज लेती रहेगी। अब आप ये कहें कि कोविड तक ही केवल कर्ज सीमित था शुभम, कोविड के बाद नहीं था, तो जरा ताजे आंकड़े देखिए। पिछला पूरा साल जीएसटी में शानदार संग्रह की सुर्खियों से भरा रहा। रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़, 1,20 लाख करोड़ के आसपास का रन रेट हासिल किया गया। सरकार ने राज्यों को जीएसटी के कंपेंसेशन देना भी बंद कर दिए। शानदार राजस्व हुआ, टैक्सेशन का कलेक्शन हुआ। 2023-24 में सरकार ने 15.43 लाख करोड़ रुपए की बारोइंग की। ये बारोइंग कोविड से ज़्यादा है। कोविड के लॉकडाउन के दौरान जितनी बारोइंग सरकार ने की थी, जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि कर्ज बढ़ा है, ये बारोइंग उससे कहीं ज़्यादा। कोविड में 12-13 लाख करोड़ रुपए के आसपास की बारोइंग थी। और इस साल सरकार ने और ज़्यादा बारोइंग की, वो भी महंगे ब्याज दरों पर, जबकि पिछले एक साल से सरकार के जो 10 साल के बॉन्ड हैं उन पर 7% के आसपास की ब्याज दर दिखाई दे रही है। अब और समझिए, क्योंकि ये कर्ज केवल कोविड से नहीं आया, इसके भीतर के और रहस्य समझिए क्यों ये खतरा कितना बड़ा है। पिछले साल की सरकार की जो आर्थिक समीक्षा आई, इकोनॉमिक सर्वे आया, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है और सबके पढ़ने के लिए उपलब्ध होता है, उसमें खुद सरकार ने ये माना कि 70% कर्ज सरकार का छोटी अवधि का, यानी 10 साल तक का है। यानी मैक्सिमम बोरोइंग गवर्नमेंट केवल 10 साल के कर्ज की कर रही है। छोटी अवधि का कर्ज सरकारें इसलिए ले रही हैं क्योंकि सरकार की पीठ में इतनी दम ही नहीं है कि लंबी समय तक ब्याज का बोझ उठा सके। और ताज़ा आंकड़ा जो आया अब, उसने ये बताया कि इस साल भारत के सरकार की ब्याज की देनदारी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच रही है, क्योंकि सरकार को करीब 10 लाख करोड़ से 11 लाख करोड़ रुपए का ब्याज इस साल भुगतान करना होगा। तो सरकारें शॉर्ट टर्म कर्ज ले रही हैं। शॉर्ट टर्म कर हमेशा महंगा होता है क्योंकि वो महंगी दरों पर मिलता है। तो जब केंद्र सरकार के पास ही लंबे समय का कर्ज लेने की क्षमता और साख नहीं है, तो राज्य सरकारों का क्या हाल होगा, ये आप समझ सकते हैं। अब तीसरी चीज़ समझिए कि ये खतरा कितना बड़ा। इसका तीसरा हिस्सा, वित्त मंत्रालय की एक क्वार्टरली डेट रिपोर्ट आती है, जिस रिपोर्ट को भी लोगों के सामने चर्चा के लिए रखा जाता है। इसमें 2023 में 4.21 लाख करोड़ रुपए की पुराने कर्ज की चुकौती आई, देनदारी निकल कर आई, जो सरकार को चुकाना पड़ा। और इसको चुकाने के लिए ये ट्रेजरी बिल मैच्योर हो गए। अब इसको चुकाने के लिए सरकार को नया कर्ज लेना पड़ा, क्योंकि था नहीं। तो ये जो कर्ज, कुछ कर्ज का एक बड़ा हिस्सा इस पुराने कर्ज को चुकाने के लिए लिया गया। 2000 और ये केवल एक साल की चुनौती नहीं थी। सरकार की अपनी आर्थिक समीक्षा और उसके दस्तावेज बताते हैं कि 2023 से 2028 के बीच, ध्यान रखिएगा, 2023 से 2028 के बीच अगले 5 साल में सरकार की टोटल डेट रीपेमेंट
एवरेज रेट से 4 गुनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। यानी अगर हर साल सरकार 100 रुपये का कर्ज चुकाती थी तो 2023 से 2028 के बीच उसका 4 गुना कर्ज उसे वापस करना होगा, क्योंकि पहले उठाया गया कर्ज था जिसकी देनदारी अब हमारे सामने निकल कर आ रही है। यह है वो कर्ज की तस्वीर, जिस तस्वीर को IMF ने अपने इशारों में एक पैराग्राफ में बताया। पर ये सारे आंकड़े जो हम आपको बता रहे हैं, सारे आंकड़े सार्वजनिक जानकारी में है और ये सारे आंकड़े IMF के पास भी हैं। तभी IMF की चेतावनी बता रही थी कि भारत के लिए कितना बड़ी चुनौती है कर्ज का GDP के बराबर पहुंचना। नंबर 1, कर्ज का GDP से के बराबर पहुंचना। नंबर 2, शॉर्ट ड्यूरेशन का कर्ज होना। नंबर 3, सरकार नया कर्ज जो लेगी उसका बड़ा हिस्सा पुराने कर्ज को चुकाने में जाएगा। और नंबर 4, कोविड जाने के बाद भी सरकार की बोरिंग में कोई कमी नहीं आई, सरकार की बोरिंग लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये सारी चीजें मिलकर IMF को ये कहने के लिए बाध्य किया कि भारत का कर्ज खतरनाक स्थिति में है। तो सर, ये जो कर्ज खतरनाक स्थिति में है, ये इतना बड़ा खतरा है, तो कौन से जोखिम सुलग रहे हैं दरअसल जो देर सवेर फटेंगे? हाँ, अब कर्ज के आप जो इसको हमने कर्ज की पैमाइश कर ली, नापजोख कर ली, बता दी ताकि ये तथ्य स्पष्ट रूप से पता चले कि कर्ज की परिस्थिति क्या है। अब है क्या कि कर्ज का जो पैमाना जो IMF जहाँ तक हमें बता रहा है शुभम, वहाँ तक IMF का कर्ज केवल सरकारों के कर्ज को शामिल करता है, जो केंद्र और राज्य सरकारें हैं। लेकिन कर्ज की दुनिया, कर्ज का जहान, कर्ज का संसार तो इससे और आगे काफ़ी बड़ा है। उस कर्ज का क्या जो कंपनियों ने ले रखा है, उस कर्ज का क्या जो निजी लोगों ने ले रखा है अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर होम लोन के लिए। क्योंकि जब दुनिया में कोई देश आपके देश को निवेश करने के लिए देखता है तो वो पूरे सिस्टम के डेट को देखता है, पूरी व्यवस्था में कितना कर्ज है, पूरे किसी देश में कहाँ कहाँ कितना डेट है, और डेट को के असेसमेंट पर उस देश में जोखिम की, उस देश में निवेश की, खतरे की संभावनाओं का आकलन किया जाता है। अब इस संदर्भ में जो सबसे बड़ा जोखिम जहां में दिख रहा है वो ध्यान से समझना ज़रूरी है कि किसी भी देश में देश के परिवार जितनी बचत करते हैं, जितनी शुद्ध बचत करते हैं, शुद्ध बचत का अर्थ है कि कर्ज निकाल कर जितनी बचत बचती है वो उस देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था की, उसकी वित्तीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। और अर्थव्यवस्था में इस बात की गणना इस आधार पर की जाती है कि किसी भी देश के लोग कितना कर्ज ले रहे हैं और उस अनुपात में कितनी बचत कर रहे हैं। यानी वो बचत जो कर्ज के अलावा है वही बचत अर्थव्यवस्था के काम की है। उसी से आप अपने कर्ज को या अपने अर्थव्यवस्था में संसाधनों के तौर पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे सरकार के कुल घाटे के अनुपात में देखा जाता है। सरकारों के कुल घाटे यानी राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटों में केंद्र सरकार का घाटा और राज्य सरकारों के जो खर्च और आय का असर का अंतर है उसे घाटे के अनुपात में देखा जाता है। क्योंकि यही बचत सरकारों के काम आती है, जो शुद्ध बचत है, यही बचत आपको बैंकों में रखी दिखाई देगी, यही बचत छोटी बचत स्कीमों में जाएगी और इसी से सरकारें कर्ज लेती हैं। अब जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा हमें 2023 के अंत में मिला, जिस पर शायद सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार था, नहीं आई। 2023 में भारतीय परिवारों की शुद्ध बचत 50 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गई GDP के अनुपात में। 50 साल के न्यूनतम स्तर पर शुद्ध बचत, कर्ज निकालने के बाद केवल जितनी बचत बचती है, ये था 5.1%। ये डेटा था, यह औसत था 5.1%। जबकि परिवारों का कर्ज 5.8% पर हो गया GDP के अनुपात में। यानी प्रत्येक परिवार जितना बचा रहा था उससे ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ था। रिजर्व बैंक के आंकड़ों ने बताया, जो आंकड़े सबको पता है, जानकारी में भी हैं, कि भारतीय परिवारों का आय और कर्ज का अनुपात 48% है। यानी इनकम की तुलना में कर्ज 48% है, जो 12% के अंतर्राष्ट्रीय पैमाने से कई गुना ज़्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल 12% कर्ज परिवार पर होना चाहिए आय की तुलना में। यह आंकड़ा सरकार भारतीय परिवारों के कर्ज का है, जिस पर हमने पिछली बार भी संकेत में चर्चा की थी इकोनॉमिकम में। जिन देशों में इससे ज़्यादा है वहाँ नॉर्डिक कंट्रीज हैं, वहाँ की इनकम ज़्यादा है। अब आप आंकड़ा समझिए, 2023 में आम लोगों की शुद्ध बचत कर्ज निकालने के बाद शुद्ध बचत GDP के अनुपात में 5.1% है। ये मोटा आंकड़ा समझिए, 5.1% है। और इसी साल भारत में केंद्र और राज्य सरकारों का समग्र राजकोषीय घाटा, केंद्र का 5.9% और राज्यों का 3.1%, जो रिजर्व बैंक की ताजी एनुअल रिपोर्ट में प्रोजेक्ट किया गया और सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट किया गया, लगभग 9% के आसपास है। यानी भारत के लोग मिलकर जितना कुल बचा रहे हैं उससे ज़्यादा तो घाटा सरकारों का है। सरकारों के खाते में राजकोषीय घाटा दिखाई दे रहा है। देश के परिवारों की टोटल बचत सरकार के कर्ज को फिनांस करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जितना हम बचा रहे हैं उतनी बचत से सरकार का ही कर्ज फिनांस नहीं हो सकता, बाकी लोगों के लिए कर्ज की व्यवस्था तो अलग से है। और ये सबसे खतरनाक हालत है।
ये खतरनाक हालत है क्योंकि जो बची हुई पूंजी की या कैपिटल की जरूरत है उसके लिए या तो आपको ज़्यादा नोट छापने पड़ेंगे, करेंसी छापनी पड़ेगी और इन्फ्लेशन को हमेशा के लिए इनवाइट करना पड़ेगा, या आपको विदेश से कर्ज लेना पड़ेगा क्योंकि पूंजी की जरूरत होगी तो आपको विदेश से कर्ज लाना पड़ेगा। और अब इसलिए जब हम भारत के कर्ज के आंकड़े को जनवरी में देख रहे हैं इस वित्त वर्ष की शुरुआत में देख रहे हैं, तो हमें उसे केवल आईएमएफ की रिपोर्ट या आईएमएफ की टिप्पणियों की रोशनी में नहीं देखना चाहिए। जो बड़े और भी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स, भारत की घटती हुई सेविंग रेट्स है, भारत की बचत की स्थिति, इस रोशनी में देखना चाहिए। और इसलिए अचानक पिछले साल तक विदेशी बाजार में जाने से डरती रही सरकार, सॉवरेन बॉन्ड पर तमाम टिप्पणियां करते रहे तमाम लोग, अचानक सरकार ने इस बात का उत्सव मनाना या अपनी तारीफ करना शुरू कर दिया कि भारत सरकार के बॉन्ड अब ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होंगे। किस्सा क्या था वो हम आगे इसमें समझेंगे। सर, ये विदेशी कर्ज तो नहीं है, ये तो आपने भी कहा हमारी जो सेविंग्स होती है यही सेविंग्स बैंक सरकार को कर्ज दे देते हैं। ये क्या राहत की बात है कि हमारे ऊपर विदेशी कर्ज नहीं है कम से कम? हाँ, ये इतनी राहत की बात है कि हमारे पास विदेशी कर्ज नहीं है, लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि विदेशी कर्ज ना होना इसलिए राहत नहीं है क्योंकि हमारे अपने बैंक संकट में जिसको IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि फॉरेन डेट ना होना अच्छी बात है, पर इतनी राहत की बात भारत के लिए नहीं क्योंकि भारत के अपने बैंकों का और उनकी लोगों की बचत खतरे में है। विदेशी कर्ज के मामले में संकट नहीं है, लेकिन यहां भी एक महत्वपूर्ण बात है जो तथ्य निकल कर आया कि सरकार विदेशी कर्ज के मामले में भी सच नहीं बताती। CAG की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पता चला था 2021-22 के दौरान कि भारत में सरकार ने विदेशी कर्ज की सही जानकारी ही नहीं दी देश को, उसे छिपाया गया और उसे कम करके दिखाया गया। सरकारी आंकड़ों में यह कर्ज 4.39 लाख करोड़ रुपए था, जबकि इसे होना चाहिए था 6.58 लाख करोड़ रुपए। सरकार ने इसमें डॉलर और रूपी की जिस एक्सचेंज वैल्यू को आधार बनाया था वो गलत थी, पुरानी थी। उसे अगर आधुनिक मौजूदा स्तर पर उसकी गणना की जाए तो कर्ज काफी ऊंचा हो जाता था, यानी सरकार ने करीब 2.91 लाख करोड़ रुपए का कर्ज अपने खातों में छिपा लिया था। CAG ने अपनी रिपोर्ट में फुटनोट में एक लाइन में यह बात कही थी। लेकिन यही हमें यह बात याद आती, चाहे वो विदेशी कर्ज हो या देश का कर्ज हो, कर्ज है और कर्ज रक्त बीज की तरह होता है, खत्म नहीं होता है। वो इस खाते से दूसरे खाते में पहुंचाया जा सकता है, लेकिन वो रहेगा, कर्ज कहीं ना कहीं से निकलकर सामने आता रहेगा। यहीं पर जब हम भारत के पर IMF के कर्ज की बात करते हैं शुभम, तो अब अक्सर लोग अमेरिका का जिक्र लेके आते हैं। अरे कहते हैं कि अमेरिका पर तो GDP का कई गुना ज़्यादा कर्ज है। सही बात है, तथ्य संगत है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जितना GDP है उससे कई गुना कर्ज है। लेकिन अमेरिका का मामला जरा फर्क और पेचीदा है। दूसरा है, अमेरिका दुनिया की फिएट करेंसी का मालिक है और डॉलर है, तो दरअसल पूरी दुनिया अमेरिका से डॉलर लेकर अमेरिका को कर्ज देती है। तो अमेरिका की करेंसी पूरी दुनिया के ट्रेड का आधार है और इसलिए अमेरिका सरकार के बॉन्डों में, अमेरिका के ट्रेजरी बिल्स में पूरी दुनिया का निवेश होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का भी निवेश, जो विदेशी मुद्रा भंडार का निवेश है, वो अमेरिका के बॉन्ड्स में है। चाइना के विदेशी मुद्रा भंडार का निवेश भी अमेरिका के बॉन्ड्स में है। तो फिएट करेंसी होने के नाते अमेरिका डेट के मामले में दुनिया के अन्य देशों से थोड़ा अलग खड़ा होता है क्योंकि उसके पास फिएट करेंसी है। लेकिन कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर अमेरिका में सरकार इसके बाद भी यूं ही कर्ज नहीं ले सकती। ऐसा नहीं हो सकती कि मन में बैठे और कोई वित्त मंत्रालय का अधिकारी दस्तखत कर दे और जाके बैंकों से कर्ज लेने के लिए ट्रेजरी बिल्स बॉन्ड जारी कर दिए जाएं। वहां भी जैसे ही कर्ज की सीमा पार होती है, अलार्म बजते हैं, सरकार रुक जाती है, तनख्वाहें रुक जाती हैं, पेमेंट्स रुक जाते हैं, भुगतान रुक जाते हैं, अस्पतालों में दवाओं की खरीद रुक जाती है, विपक्ष सवाल पूछता है, सरकारों को सफाई देनी होती है, शेयर बाजार घबराते हैं, मेल्टडाउन होता है, चैलेंज शुरू होता है, सारा काम छोड़कर राष्ट्रपति बैठते हैं, विपक्ष को समझाते हैं और उसके बाद एक सहमति का रास्ता निकाला जाता है। और कर्ज की सीमा बढ़ाने से पहले सरकार को कर्ज कम करने और खर्च सीमित करने के कार्यक्रम पर देश को विश्वास में लेना होता है। अंबेडकर भी यही चाहते थे। अंबेडकर भी ये चाहते थे कि सरकारों को कर्ज लेने से रोका ना जाए, कर्ज की सीमा तय की जाए, ये तय किया जाए कि वो कितना कर्ज ले सकती हैं और अगर वो कर्ज और चाहती हैं तो संसद के सामने आके देश को इस बात के लिए सहमत करें, कन्विंस करें, ताकि देश के लोग जिनकी बचतें कर्ज के रूप में जा रही हैं वो ये देख तो सकें कि सरकार के खर्च से उन्हें मिल क्या रहा है और उस खर्च में प्रोडक्टिविटी, उस खर्च से मिलने वाली उत्पादकता, उस खर्च से होने वाले फायदे कितने ज़्यादा हैं। लेकिन ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ और आज हम बढ़ते एक खतरनाक मुकाम तक आकर पहुंच गए।
सर अब सीधे हम जा रहे हैं विदेश से कर्ज लेने। आपने कहा ठीक है ये राहत की बात है, छुपा लिया, फुटनोट में बताया, छोटा कर्ज था, लेकिन अब तो हम सीधे जा रहे हैं बॉन्ड लिस्ट कराने। अब तो सीधे विदेश से कर्ज आएगा, उसका क्या होगा? हाँ, अब ये चर्चा इसीलिए महत्वपूर्ण मुझे लगा और ये आश्चर्यजनक भी था कि भारत में जब घरेलू कर्ज की स्थिति सबसे विस्फोटक है एक्सप्लोसिव है। भारत में कर्ज के सारे आंकड़े, परिवारों का कर्ज, बैंकों में छोटे परिवारों का कर्ज और सरकार के सिस्टम का कर्ज सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण परिस्थिति दिखा रहा है शुभम, तब सरकार विदेशी बॉन्ड बाजार में बॉन्ड्स जारी करने के लिए और सरकारी बॉन्ड्स को विदेशी मार्केट में सूचीबद्ध कराने के लिए ले जा रही, और यही सबसे बड़ा डर है। आईएमएफ ने कहा है अपनी रिपोर्ट में, जो ध्यान देना जरूरी है, आईएमएफ ने कहा है कि भारत सरकार का जो कर्ज घरेलू बैंकों से लिया गया है ये एक किस्म का डूम लूप है। हम एक किस्म के डूम लूप में जा रहे हैं। डूम लूप का मतलब है कि ऐसा दुष्चक्र जिसमें आप फंसकर फिर निकल नहीं पाते हैं। तकनीकी तौर पर कोई भी सरकार अपने देश के बैंकों से कर्ज लेकर डिफॉल्ट नहीं हो सकती, कभी डिफॉल्ट नहीं हो सकती, क्योंकि उसी देश के बैंक हैं और उसी देश के सरकारें डिफॉल्ट नहीं होती। लेकिन बैंकों में कर्ज का बोझ बढ़ते जाने से और चुकाते जाने से सिस्टम में एक खास किस्म का संकट पैदा होता है, और यह संकट बैंकों को भी ले डूबता और सरकारों को भी। 1998 के रूस में और 2001-2 के अर्जेंटीना में लगभग ऐसी स्थिति बनी थी कि घरेलू बैंकों ने खूब कर्ज दिया था और एक किस्म का डूम लूप बना था, जिसके बाद बैंक बुरी तरह क्षत विक्षत हुए थे और इसका अंत था असर करेंसीज पर पड़ा था, मुद्रा पर पड़ा था। इसलिए आप अर्जेंटीना की और रूस की करेंसीज की इतनी बुरी हालत इतिहास में देखते रहे। आईएमएफ ने यह भी कहा अपनी रिपोर्ट में कि सरकार का मौजूदा राजस्व कर्ज की चुकौती के लिए पर्याप्त नहीं है। हम आपको बराबर बता रहे हैं कि सरकार के कर्ज का कितना हिस्सा ब्याज देने में जा रहा है। बचतों का हिसाब हमने आपको बता ही दिया कि हम सब मिलकर कितना बचा रहे हैं और सरकार को कितनी बचत की जरूरत है। हम जितना बचा रहे हैं उसकी दोगुनी बचत जब हम करेंगे तब सरकार का काम चलेगा, उसके फिस्कल डेफिसिट को फिनांस करने के लिए। जितना परिवार बचा रहे हैं उससे दोगुने बचत पर। और सरकार के कर्ज के कार्यक्रम का विस्तार होता चला जा रहा है। तो रास्ता क्या था? और इसलिए जो शुभम ने आपसे कहा, विदेशी कर्ज की खिड़की खोली जा रही है। पिछले साल ये बहुत बड़ी सुर्खी थी कि भारत ने अंततः ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में अपने को शामिल कराने की तैयारी की। बड़ी बात थी। भारत में विदेशी निवेशकों को भारत सरकार के बॉन्ड्स में निवेश करने की छूट मिलेगी। प्राइवेट कंपनियों के बॉन्ड्स या उनके कर्ज कार्यक्रम तो पूरी दुनिया में बिकते हैं, जाते हैं, निवेश होता है। भारतीय कंपनियां दुनिया के बाजारों में जाकर अपने शेयर जारी करती, पैसा लेकर आती, पर सरकार के सॉवरिन के बॉन्ड्स पहली बार ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में जा रहे थे, जैसे दुनिया के कई सारे अन्य देशों में जा रहे थे। और शायद ये विदेशी कर्ज की खिड़की खोलने की ज़रूरत इसलिए पड़ी, हालांकि सरकार ने कहा नहीं, लेकिन हम समझ सकते हैं जो हिसाब हमारे सामने दिख रहा है कि शायद अब सरकार को लग रहा है कि घरेलू बाजार से कर्ज लेने की सीमा पार हो गई, बैंक कितना कर्ज देंगे, और इसलिए अब हमें विदेशी बाजारों से जाकर कर्ज लेना चाहिए। तो $3 ट्रिलियन के आसपास के इनफ्लो की उम्मीद की गई। इस साल जून में ट्रेडिंग शुरू होगी भारत सरकार के बॉन्ड्स में, अगर होती है, अगर टलती नहीं है तो $3 ट्रिलियन के आसपास का कर्ज विदेशी निवेशक भारतीय सरकार के बॉन्ड्स खरीदकर इसमें निवेश करके देंगे। पर यहीं से भारतीय कर्ज के लिए सबसे जोखिम भरा वक्त शुरू हो रहा है। यही बात सबसे महत्वपूर्ण, इसलिए आईएमएफ की ये चेतावनी ऐसे मौके पर आई है जहां कर्ज को लेकर चारों तरफ कई सारे रेड सिग्नल्स और कई सारे अलार्म्स बज रहे हैं। देशी बैंकों में सरकार की देनदारी रिकॉर्ड स्तर पर होगी, नंबर 1 पकड़िए, क्योंकि 23 से 28 तक सरकार को सबसे ज़्यादा घरेलू कर्ज वापस करना है, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड देनदारी होगी। भारत सरकार जब जेपी मॉर्गन के ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में जाकर अपने बॉन्ड्स को लिस्ट कराएगी और जून से इनकी ट्रेडिंग शुरू होगी, तो ये बाजार सरकार का पहला आंकड़ा जो देखेगा वो कर्ज का ही होगा। और हमें पता है कि सॉवरिन बॉन्ड का मार्केट सरकारों के कर्ज पर सबसे ज़्यादा चिढ़ता है, सरकारों के कर्ज को सबसे ज़्यादा खतरनाक मानता है। ऊपर से करेला और नीम चढ़ा, भारत की सॉवरिन रेटिंग सबसे ज़्यादा खराब है। भारत की सॉवरिन रेटिंग ठीक कराने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही, पर भारत की संप्रभु साख में पिछले 1 दशक से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, और उस बढ़ोतरी की कवायद करने से पहले ये कर्ज की जो कुंडली है वो सामने खुलकर आ गई है। अब कर्ज का टाइम हम दूसरे तरह से टिक टिक कर रहा है। तो अगर भारत में विदेशी कर्ज आएगा भी, विदेशी बॉन्ड में आएगा, तो वो निवेशक पीछे इस खड़े हुए जीडीपी के बराबर के कर्ज को भी देखेंगे। भारत में कर्ज, परिवारों के कर्ज के जीडीपी और कर्ज और इनकम के बिगड़ते अनुपात को भी देखेंगे, और बैंकों के कर्ज की परिस्थिति भी देखेंगे। क्या सरकार ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में ट्रेडिंग रोकेगी?
टालेगी, कहना मुश्किल है। तैयारी तो है, जून से भी देखना है, जून से क्या होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ और भारतीय बॉन्ड इस मार्केट में लिस्ट हुए और भारत सरकार के बॉन्ड्स में ट्रेडिंग शुरू हुई, तो फिर बॉन्ड मार्केट बहुत सख्त नसीहतें देगा, बहुत सख्त सबक देगा, जो जोखिम के लिए, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम की बड़ी शुरुआत होगी। तो हम उस मुकाम पर खड़े हुए हैं जहां हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का इंतज़ार रहेगा अगले 3 या 4 महीनों में, 5 महीनों में, वो ये रहेगा कि क्या भारत सरकार इतने कर्ज के साथ भी जेपी मॉर्गन के बॉन्ड इंडेक्स में भारत के बॉन्ड्स की ट्रेडिंग कराएगी। और वो ट्रेड होते हैं तो दुनिया के निवेशकों का रुख क्या होगा। लेकिन फिलहाल कर्ज कम करने की कोई उपाय, कोई गुंजाइश अभी सरकार की तरफ से कार्यक्रम के तौर पर दिखाई नहीं दी। एक डेट मैनेजमेंट ऑफिस बनाने की बात थी, कई बार चर्चा हुई कि भारत सरकार कर्ज को कम करने का कार्यक्रम लेकर आएगी, पर ऐसा कुछ भी अभी फिलहाल नहीं हुआ। अब तो चुनाव की तरफ जाने की बात है। अगली सरकार जो जुलाई में जब इस साल बजट पेश करेगी, तब हमें समझ पाएंगे कि दरअसल इस चेतावनी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कहाँ क्या असर हुआ और सरकारों ने क्या बदला। लेकिन ये वो कर्ज का सच है जो हमें हमारे सामने आ रहा है और हमें इस समय फिर ये याद दिला रहा है कि सरकारें हों या परिवार हो, अंधाधुंध कर्ज लेने की छूट किसी को नहीं होनी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति हो या वो समाज या सरकार हो या कंपनी हो। और कर्ज के संकट के कारण हमने भारत में कितनी कंपनियों को, आप जेट एयरवेज, किंगफिशर, आप DLFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस, एक सीरीज में भारत में हमने सिर्फ कर्ज के क्राइसिस के कारण अच्छी खासी कंपनियों को बर्बाद होते डूबते देखा है। आगे बढ़ते हैं अब आपके सवाल जवाबों की बारी। सर, पहला सवाल राकेश का है, पूछ रहे हैं कि हेल्थ केयर में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रहा है इसका तो स्वागत है, जॉब बढ़ेंगे, लेकिन क्या अफोर्डेबल रह जाएंगी मासेस के लिए हेल्थ सर्विसेज? जिस कीमत पर कंपनियों का टेक ओवर हो रहा है, जो हमने आपको विस्तार से बताया, उस हिसाब से तो अफोर्डेबल नहीं, क्योंकि इसका अपना बिजनेस मॉडल है पूरा। और अगर आप देखिए तो पिछले 3 साल के अंदर कोविड के बाद भारत में हेल्थ केयर की इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट डबल स्पीड से बढ़ी, दवाओं की कीमतें भी बढ़ी, सेवाओं की कीमतें भी बढ़ी, यहाँ तक कि OPD की कॉस्ट भी बढ़ी। तो ये जो निवेश आ रहा है ये एक सर्टन ROI देख कर आ रहा है। और चूंकि भारत के हेल्थ केयर सेक्टर में एक अच्छा ROI मिलने की उम्मीद है, क्योंकि भारत में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है और भारत में बीमारियों का, डिजीज़ का लोड बहुत ज़्यादा है भारतीय लोगों के जीवन पर। आमतौर पर बीमारियों का लोड किसी भी दुनिया के विकसित देशों की तुलना में ज़्यादा है। तो इसलिए ये तो आप भूल जाइए कि प्राइवेट अस्पताल आपको सस्ती सेवाएं देने के लिए आ रहे हैं। जब इतना पैसा निवेश हो रहा है तो सेवाओं की तो पूरी और अच्छी और महंगी कीमत ली ही जाएगी। अगला सवाल नेहा का है, सर पूछ रही है सरकार को GDP गणना फिक्स्ड बेस प्राइस मेथड 2011 के बजाय चेन बेस मेथड पर करनी चाहिए। ये दिलचस्प सवाल है। 2019 के आसपास मुझे याद पड़ता है, 2019, 18-19 में ये बहस शुरू हुई थी नीति आयोग से कि भारत में जब GDP के का बेस ईयर चेंज होने की चर्चाएं थी, तो यह था कि भारत को GDP की गणना को एक नए, जिसको चेन बेस मेथड कहते हैं, टेक्निकली हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, चेन बेस मेथड से करना चाहिए, ना कि फिक्स्ड ईयर के बेसिस पर। भारत में अभी GDP की गणना 2 आधारों पर होती है, जिसमें एक किसी साल के जो उत्पादों का मूल्य है उसको आधार बनाकर GDP की गणना की जाती है और एक नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट पर की जाती है, महंगाई को मिलाकर। चेन बेस्ड मेथड ये होता है जिसमें हर साल पिछले साल के उत्पादन को आधार बनाकर वैल्यूएशन निकाला जाता और जो चीज़ें पिछले साल के उत्पादन से बाहर निकल गई हैं वो खत्म हो जाएंगी, जो नई चीज़ें जुड़ेंगी उसको शामिल कर लिया जाता है। दुनिया के बहुत सारे देशों ने इस चेन बेस्ड मेथड को अपनाया है। इससे जो नई आर्थिक गतिविधियां आती हैं उन्हें मूल्यांकन करने में सुविधा मिलती, क्योंकि जैसे 2000 भारत के पुराने बेस ईयर के हिसाब से देखें कि अगर 2011-12 का बेस ईयर था तो 2011-12 में बहुत सारी कंपनियाँ, बहुत सारे उत्पाद, बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं थे जो अब हमारे सामने आ गए, पर उनका मूल्यांकन GDP की गणना में शामिल नहीं होता है। पर यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है, इस पर 2019 में भी चर्चा हुई थी, भारत के पास इकोनॉमिक डेटा का सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं है। ये हर साल आपको बहुत ज़्यादा बड़ा और फ्रेश डेटा की ज़रूरत होगी और ये लगभग भारत के नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट के बराबर ही होगा कि उसमें महंगाई शामिल होगी। पर भारत के पास अभी प्राइमरी स्तर पर अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की गहरा संकट है। अभी भी 6 महीने में, साल भर में आंकड़े मिल पाते हैं अर्थव्यवस्था के, असंगठित क्षेत्र के आंकड़े तो बिल्कुल नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए शायद ये चर्चा जब भी शुरू होती है तो इसलिए पीछे छोड़ दी जाती है क्योंकि भारत के पास अभी आर्थिक आंकड़ों को कलेक्ट करने का, उनको संग्रहित करने का, हाई फ्रिक्वेंसी डेटा को एनालिसिस करने का सिस्टम ही नहीं बन पाया और इसलिए हमको इस पुरानी व्यवस्था से इस पर काम करना पड़ता है। लेकिन अगर ये व्यवस्था आएगी तो हम अर्थव्यवस्था में ताजी गतिविधियों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि ताजी स्थितियाँ क्या है। बहुत सारी बड़ी कंपनियां बंद हो जाती पर उनके वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं पुराने डेटा में रिफ्लेक्ट होते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, इनकम की बात में क्या खास?
ये साल का पहला इकोनॉमिकम है, बजट आपके सामने खड़ा हुआ है और मनी 9 के सुपर ऐप पर हमने पहली तारीख को साल के की इकोनॉमिक और फिनांस और पर्सनल फिनांस प्लानिंग पर विस्तार से शो किया है। पिछले इकोनॉमिकम में, साल के अंत के इकोनॉमिकम में हमने आपसे विस्तार से बात की थी पर्सनल फिनांस को लेकर, आपकी अपनी कमाई और इनकम को लेकर। तो वो शो ज़रूर देखिए। अगर आपने नहीं देखा, हो सकता है नए साल के उत्सव में पहली तारीख को आप ट्रैवल पर हों, बाहर हों और नहीं देख पाए हों, तो मनी 9 के ऐप पर जाइए और उस शो को ज़रूर देखिए। आज पहली तारीख है, क्योंकि वो पहली तारीख आपको सिर्फ एक महीने की नहीं, पूरे साल की इकोनॉमिक प्लानिंग, आपको क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी चीज़ें बदलनी है, क्या सीखना है, इस सब का विस्तृत जानकारी विशेषज्ञों के साथ मिलकर हम दे रहे हैं। इस महीने की इस महीने का जो पहली तारीख का एपिसोड है मनी 9 के सुपर ऐप पर आपको मिलेगा। चलिए सर, चलते चलते कोई किताब और बता रहे थे आप। हाँ, किताबें कई साल के अंत तक बहुत सारी किताबें उपलब्ध होती हैं, पढ़ने में आती हैं, लेकिन एक किताब जो हाल में मैंने अभी पढ़ी, वो इधर पिछले 6-7 महीनों में दुनिया में स्पेस पर काफ़ी काम हुआ है अलग अलग तरीके से और स्पेस पर कुछ अच्छी और नई किताबें आई। एक किताब आई है जिसे अगर आप स्पेस की साइंस में या स्पेस के घटनाक्रमों को समझने में इच्छा रखते हैं, जो मेरी साल की आखिरी किताब थी जिसको मैंने पढ़कर ख़त्म किया, वो सीन कैरोल की किताब है, द बिगेस्ट आइडिया ऑफ द यूनिवर्स, स्पेस, टाइम एंड मोशन। अब चूंकि जब सैटेलाइट की क्रांति हो रही है, पूरी दुनिया में नए तरीके से स्पेस को समझने की कोशिश की जा रही है, तब ये किताब हमें बिल्कुल नए तरीके से अभी तक के शोध, रिसर्च और अंतरिक्ष को देखने के नए नज़रिए के बारे में परिचित कराती है। तो अगर आप साल की शुरुआत अंतरिक्ष के बारे में पढ़ने को लेकर कर सकते हैं तो सीन कैरोल की किताब पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा इस हफ्ते का इकोनॉमिकम। अगले हफ्ते फिर आएंगे नए इकोनॉमिकम के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।